कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले दोनों भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। 7वें फेरे के बाद पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अब से आप दोनों पति पत्नी हुए, आपकी शादी संपन्न हुई। मंदिर में मौजूद हर चेहरे पर खुशी उतर आई। नीलिमा जी की आंखों से आखिर आंसू बह ही गए। उन्होंने तुरंत नजरें फेर ली, लेकिन अनुपमा जी ने देख लिया था। दोनों माँओं की नज़रें मिली और बिना शब्दों के जैसे दोनों ने एक दूसरे से यही कहा, मेरे बच्चे को खुश रखना। पंडित जी ने फिर कहा, अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। सबसे पहले सम्राट और सिया अनुराग जी और नीलिमा जी के सामने झुके। नीलिमा जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही साथ रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। अनुराग जी मुस्कुराए और एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। फिर दोनों अनुपमा जी के पास गए। सिया जैसे ही उनके पैरों में झुकी, अनुपमा जी खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने तुरंत उसे उठाकर गले से लगा लिया। बहुत खुश रहना बेटा, उनकी आवाज़ रोते रोते भर आ गई। अब और दुख मत देखना। सम्राट ने भी झुककर उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। और सम्राट ने बिना एक पल गंवाए बहुत धीरे से कहा, शान से ज़्यादा। निया भाग कर आई और सिया के गले लग गई। फाइनली मेरी भाभी बन गई आप, वो खुशी से लगभग रो ही पड़ी। दूसरी तरफ बीरेन ने सम्राट को गले लगाकर कहा, अब लग रहा है जिंदगी सही जगह पहुंच गई है। सम्राट बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। शादी के बाद जब सिया पहली बार सम्राट के घर पहुंची तो नीलिमा जी ने पूरे रीति रिवाज से उसका गृह प्रवेश करवाया। कलश गिराते हुए सिया के हाथ हल्के काँप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सम्राट पर गई, उसे वही शांत भरोसा फिर महसूस हुआ। घर के अंदर कदम रखते ही निया ने हंसते हुए कहा, अब ये घर पूरा लग रहा है। शाम तक घर का माहौल खुशियों से भरा रहा, लेकिन शाम की फ्लाइट से सम्राट को मुंबई लौटना था। तैयारियां हो चुकी थी, सामान नीचे रखा जा रहा था। तभी सम्राट ने अनुराग जी और नीलिमा जी की तरफ देखते हुए कहा, मामू मामी माँ, आप लोग भी मेरे साथ चल रहे हो। उसकी आवाज़ में अपनापन साफ था। नीलिमा जी और अनुराग जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता उतर आई। सम्राट ने यह महसूस किया तो उसकी नज़रें उन दोनों पर टिक गई। कुछ पल की खामोशी के बाद अनुराग जी धीरे से बोले, बेटा तुम बुरा मत मानना, लेकिन हमने एक फैसला लिया है। सम्राट जैसे ही अनुराग जी की बात सुनता है, उसके चेहरे की सारी मुस्कान जैसे एक पल में हल्की पड़ जाती है। उसकी आंखों में साफ घबराहट उतर आती है। वो कुछ सेकंड तक बस अपने मामू और मामी माँ को देखता रह जाता है, जैसे उनके अगले शब्द सुनने से डर रहा हो। फिर अचानक ही वो थोड़ा आगे बढ़कर लगभग बेचैन आवाज़ में बोल पड़ता है, आप लोग ये मत बोलिए कि आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं, प्लीज़ मामी माँ। उसकी आवाज़ में वही बच्चा झलक रहा था जो परसों पहले हर परेशानी में सबसे पहले नीलिमा जी के पीछे जाकर छुप जाता था। मैं अब आप लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता और मैं खुद यहाँ रह भी नहीं सकता। आप लोगों को पता है मेरा पूरा बिजनेस मुंबई में है, सब कुछ वहीं सेटल है, मैं सब छोड़ नहीं सकता। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी होने लगी थी। सिया चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। शादी के बाद पहली बार उसने सम्राट की आंखों में इतना खुला हुआ डर देखा था। वो इंसान जो हर परिस्थिति में खुद को संभाले रखता था, आज अपने परिवार को खोने के डर से बेचैन हो उठा था। नीलिमा जी तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने बहुत प्यार से सम्राट का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर अपनी दूसरी हथेली रख दी। उनकी आवाज़ में माँ वाला अपनापन भर आया। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हमें भी अब अपने बच्चों के पास ही रहना है, यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे हम। उन्होंने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की नमी छुप नहीं पाई। बस कुछ दिन की बात है, यहाँ का थोड़ा काम समेटना है, तुम्हारे मामू को बिजनेस किसी भरोसेमंद इंसान को सौंपना है, उसके बाद हम दोनों खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन सम्राट जैसे मानने को तैयार ही नहीं था। उसने तुरंत सिर हिलाया, नहीं मामी माँ, अब मुझसे आप लोगों के बिना नहीं रहा जाएगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें गहराई साफ थी।
पहले बात अलग थी, निया यहाँ थी, उसकी पढ़ाई थी, इसलिए आप लोग यहाँ रुके हुए थे। लेकिन अब क्या मतलब है यहाँ अकेले रहने का? उसने अनुराग जी की तरफ देखा। मामू, बिजनेस की सारी चीज़ मैं मैनेज कर दूंगा, आप बस मेरे साथ चलिए। अनुराग जी आगे आए, उन्होंने सम्राट के कंधे पर हाथ रखा। समझने की कोशिश करो बच्चा। उनकी आवाज़ हमेशा की तरह स्थिर और स्नेह से भरी थी। बस कुछ दिनों की बात है, हम लोग आ जाएंगे वहाँ। तब तक तुम अपने बच्चे और सिया के साथ थोड़ा समय बिताओ, एक दूसरे को समझो। सम्राट की आंखें अनायास ही सिया की तरफ उठ गई। सिया ने नजरें झुका ली। अनुराग जी फिर बोले, और सच कहूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन अनुपमा जी भी हमारे साथ रहें। इतने साल उन्होंने अकेले सब संभाला है, अब थोड़ा सुकून उन्हें भी मिलना चाहिए। ये सुनकर सिया अनुपमा जी की तरफ देखने लगी। उसकी नज़र तुरंत अपनी माँ की तरफ गई। अनुपमा जी के चेहरे पर हल्की झिझक थी, लेकिन आंखों में अपनापन भी था। उन्होंने बहुत धीरे से सिर हिला दिया। सिया कुछ पल अपनी माँ को देखती रही। उसे शायद पहली बार महसूस हुआ कि उसकी माँ भी कितनी अकेली हो चुकी है। हमेशा सिर्फ उसकी और समर की चिंता करते करते उन्होंने खुद के लिए कभी सोचा ही नहीं। फिर उसकी नज़र सम्राट पर गई। सम्राट अब भी असमंजस में खड़ा था, जैसे वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने धीरे से तीनों को देखा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, तो ये आप लोगों का आखिरी फैसला है? नीलिमा जी का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत उसके गाल पर हाथ रख दिया। मेरा तो खुद अब तुझसे दूर रहने का मन नहीं करता। उनकी आंखें भर चुकी थी। और इतना प्यारा नाती मिला है मुझे। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। अब तो मैं बस अपनी बहू से सेवा करवाऊंगी। सिया ये सुनकर हल्का सा झेप गई। नीलिमा जी फिर बोले, बस 10-15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना यहाँ की सारी चीज़ें ठीक से सेट होने दे, फिर हम लोग तुम्हारे पास होंगे। और सुन, उन्होंने हल्का सा उसकी ठुड्डी उठाई, तुझे 2-2 माँओं की सेवा करनी है, तैयार रहना। सम्राट की आंखों में अचानक नमी उतर आई। उसने बिना कुछ सोचे नीलिमा जी को अपने गले से लगा लिया। मेरा सौभाग्य होगा मामी माँ। उसकी आवाज़ सचमुच भर्रा गई थी। अगर मुझे आपकी और अनुपमा माँ दोनों की सेवा करने का मौका मिला। उसके शब्दों के साथ उसकी आंखों से नमी बाहर आ गई। नीलिमा जी तुरंत उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, अब ज़्यादा भावुक मत हो, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। फिर तेरे मामू को अकेले ही यहाँ रहना पड़ेगा। अनुराग जी तुरंत बोले, अरे भाई, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ या नहीं। उनकी बात सुनकर माहौल थोड़ा हल्का हो गया। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी बाहर से ड्राइवर ने आकर बताया कि फ्लाइट का समय हो रहा है और सामान गाड़ी में रखा जा चुका है। धीरे धीरे सब बाहर आ गए। शाम का आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। हवा में विदाई की अजीब सी कसक थी। समर भागता हुआ सम्राट का हाथ पकड़कर गाड़ी तक गया। सम्राट ने झुककर पहले अनुराग जी और नीलिमा जी के पैर छुए, फिर अनुपमा जी के भी पैर छुए। अनुपमा जी ने जल्दी से उसे उठाकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। हमेशा खुश रहो बेटा। उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। सम्राट ने बस सिर झुका दिया। उधर सिया अपनी माँ के गले लगी हुई थी। जैसे ही उसने उन्हें पकड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों में शायद पहली बार वो अपनी माँ से इतने दिनों के लिए दूर जा रही थी। अनुपमा जी ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। अरे पगली, उनकी खुद की आंखें भीगी हुई थी। बस कुछ दिनों की बात है, हम लोग भी आ जाएंगे तुम्हारे पास। ऐसे रोते नहीं विदाई में, खुशी खुशी जाओ। ये खुशियाँ बहुत सौभाग्य से मिली है। नीलिमा जी भी आगे बढ़ी। उन्होंने सिया के सिर पर हाथ फेरा। अब अपने घर जा रही हो बेटा, और सम्राट का ध्यान रखना। वो बाहर से जितना मजबूत दिखता है ना, अंदर से उतना ही भावुक है। सिया की आंखें अनायास ही सम्राट की तरफ उठ गई। सम्राट उस समय समर को गोद में उठाए खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें लगातार सिया पर ही थी। नीलिमा जी ने फिर मुस्कुराकर कहा, और हमारे समर का भी ध्यान रखना। हालांकि अब लगता है वो तुम्हें नहीं, अपने पापा को ज़्यादा परेशान करेगा। समर तुरंत हंस पड़ा। मैं पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर सब हल्का सा हंस दिए। माहौल के भारीपन में भी एक अपनापन घुल गया। आखिरकार तीनों गाड़ी में बैठ गए। सम्राट ने एक बार फिर शीशा नीचे किया।
उसकी आंखें अब भी नम थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था, क्योंकि इतने सालों बाद पहली बार उसे अपना पूरा परिवार मिला था। सिया खिड़की के पास बैठी थी, उसकी आंखें बार बार अपनी माँ पर जा रही थी। अनुपमा जी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, हालांकि उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई और जैसे जैसे वो दूर होती गई, अनुपमा जी की आंखें उसे तब तक देखती रहीं जब तक गाड़ी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। अगले ही पल उनके आंसू आखिर टूटकर बाहर आ गए। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन नीलिमा जी सब समझ चुकी थीं। वे आगे बढ़ीं और प्यार से उन्हें अपने गले लगा लिया। अनुपमा जी उनके सीने से लड़ते ही रो पड़े। आज आज लग रहा है जैसे सच में अपनी बेटी को विदा किया है। उनकी आवाज़ कांप रही थी। हर माँ सपना देखती है अपनी बेटी की विदाई का, लेकिन मैंने तो ये सपना बहुत पहले ही देखना छोड़ दिया था। उन्होंने आंखें पोंछी। मुझे लगता था मेरी बच्ची की ज़िंदगी बस ऐसे ही कट जाएगी, लेकिन सम्राट की वजह से और आप लोगों की वजह से मेरी बेटी को उसका घर मिल गया। इतना कहते कहते उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। नीलिमा जी ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। ऐसा मत कहिए अनुपमा जी, उनकी आंखें भी भरी हुई थी। आप सिया जैसी बेटी की माँ है, इतनी समझदार, इतनी मजबूत, इतनी प्यारी लड़की हर किसी को नहीं मिलती। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमारा सम्राट तो खुद किस्मत वाला है जिसे सिया मिली। अनुराग जी भी वहीं खड़े दोनों माँओं को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरा सुकून था, क्योंकि आज सच में वो दो टूटे हुए लोग एक पूरा परिवार बन चुके थे। अनुपमा जी ने नम आंखों से गाड़ी को तब तक जाते हुए देखा जब तक वो उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। उनके चेहरे पर खुशी भी थी और बेटी की विदाई का दर्द भी। तभी उन्होंने धीरे से नीलिमा जी और अनुराग जी की तरफ मुड़कर कहा, लेकिन आप लोगों ने मुझे भी बच्चों के साथ जाने से रोक लिया और खुद भी नहीं गए। आखिर ऐसी क्या बात है नीलिमा जी? बच्चे पहली बार अकेले जा रहे हैं, उन्हें हमारी कमी खलेगी ना? उनकी आवाज़ में एक माँ की चिंता साफ झलक रही थी। नीलिमा जी हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से आगे बढ़कर उन्होंने अनुपमा जी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। समधन जी, उनकी आवाज़ बेहद नरम थी, इस समय हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक दूसरे की है। अगर हम सब उनके साथ चले जाते तो शायद वो दोनों कभी खुलकर अपने दिल की बातें नहीं समझ पाते। रिश्ते सिर्फ शादी से नहीं बनते, उन्हें महसूस भी करना पड़ता है। अकेले रहेंगे तो एक दूसरे का साथ समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे की आदत बनेंगे, एक दूसरे की कमी महसूस करेंगे। अनुपमा जी शांत होकर उनकी बातें सुनती रही। नीलिमा जी आगे बोली, सिया ने ज़िंदगी में बहुत दर्द देखा है, तो हमारे सम्राट ने भी कम नहीं। दोनों के दिल में प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन दोनों ही उसे शब्दों में कहना नहीं चाहते। अब जब ये अकेले रहेंगे ना, तो धीरे धीरे बिना बोले भी एक दूसरे को समझने लगेंगे। सम्राट सिया की खामोशी पढ़ेगा और सिया सम्राट के प्यार को महसूस करेगी। यही समय है जब उनके रिश्ते को सांस लेने की ज़रूरत है। अनुराग जी अचानक हंस पड़े। अरे समधन जी, आपने वो गाना नहीं सुना क्या? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। इतना बोलते ही वो खुद ही जोर से हंस दिए। अनुपमा जी का चेहरा शर्म से हल्का लाल पड़ गया और उन्होंने झेपते हुए नजरें नीचे कर ली। नीलिमा जी भी हंस पड़ी। आप भी ना अनुराग जी, देखिए कैसे हमारी समधन जी शर्मा गई, उनका चेहरा लाल हो गया। फिर उन्होंने प्यार से अनुपमा जी को सोफे पर लाकर बैठाया। अब बस खुश रहिए, आपकी बेटी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही है और मेरा बेटा। उनकी आंखें हल्की नम हो गई। वो तो जैसे आज पहली बार सच में जीना शुरू कर रहा है। मैं बहुत जल्दी बच्चों के पास जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं चाहती हूँ कि वो दोनों बिना किसी झिझक के एक दूसरे के करीब आएं, अपने रिश्ते को खुद महसूस करें। अनुपमा जी की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। सच ही तो था, जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन बदले में सम्राट, नीलिमा जी और अनुराग जी जैसे लोग भी तो दिए थे, जिन्होंने उनकी टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ दिया था। कभी कभी भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है, इंसान के लिए कई नए रास्ते खोल देता है। बस वक्त लगता है उन्हें पहचानने में।
उधर रात के करीब 8 बज चुके थे। लंबी फ्लाइट के बाद सम्राट, सिया और समर मुंबई पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट के बाहर पहले से कई गाड़ियां खड़ी थी। बीच वाली ब्लैक कार का दरवाज़ा जैसे ही खुला, समर उत्साहित होकर बाहर देखने लगा। उसके लिए यह सब बिल्कुल नई दुनिया थी। सम्राट ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया, जबकि सिया उसके बगल में शांति से बैठी थी। कार के आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां चल रही थी। सम्राट मुंबई के बिजनेस वर्ल्ड का बड़ा नाम था और उसके दुश्मन भी कम नहीं थे, इसलिए उसकी सिक्योरिटी हमेशा टाइट रहती थी। लेकिन इस समय सम्राट की सारी दुनिया बस उसके सामने बैठी थी। समर खिड़की से बाहर झांकते हुए लगातार सवाल पूछ रहा था। पापा, ये बिल्डिंग इतनी ऊंची क्यों है? पापा, यहाँ इतने सारे लोग रात में भी जागते क्यों हैं? पापा, मुंबई कभी सोती नहीं क्या? हर सवाल पर सम्राट के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वो बेहद प्यार से उसके हर सवाल का जवाब देता जा रहा था। मुंबई सपनों का शहर है बेटा। यहाँ लोग अपने सपनों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। सिया चुपचाप दोनों को देख रही थी। उसकी नज़रें बार बार सम्राट के चेहरे पर टिक जा रही थी। जिस आदमी को उसने कभी गलत समझा था, वही आज उसके बच्चे के हर सवाल का जवाब धैर्य से दे रहा था। उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुका था। कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े मेंशन के सामने जाकर रुकी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। सफ़ेद दीवारों पर सुनहरी लाइटें ऐसी लग रही थी जैसे कोई महल चमक रहा हो। मुख्य दरवाजे से लेकर गार्डन तक फूलों की सजावट की गई थी। समर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। पापा, ये आपका घर है? उसकी आवाज़ में मासूम हैरानी थी। सम्राट हल्का मुस्कुराया। नहीं बेटा, उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये हमारा घर है, मेरे बच्चे का घर। समर खुशी से खिल उठा। तभी अंदर से राजन जल्दी जल्दी बाहर आया। उसके हाथ में बुके थे। सम्राट को देखकर उसके चेहरे पर सच्ची खुशी उतर आई। वेलकम सर। फिर उसने मुस्कुराकर सिया और समर की तरफ देखा। और सर, आपकी फैमिली का मुंबई में स्वागत है। उसने एक बुके सिया को दिया, एक समर को और एक सम्राट को। अनुराग सर ने पहले ही बता दिया था कि आप लोग आ रहे हैं। सच कहूँ सर, आपको इतना टाइम बाद खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सम्राट ने हल्का सा सिर हिलाया। थैंक यू राजन। तभी समर फिर बोला, पापा, घर को इतना सुंदर क्यों सजाया? सम्राट समझ गया कि ये सब नीलिमा जी और अनुराग जी की प्लानिंग है। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई, क्योंकि उसने समर के बाल सहलाते हुए कहा, आज मेरे घर में मेरी फैमिली आई है। इतने में दरवाजे पर विद्या आंटी आरती की थाल लेकर आ गईं। उनके चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। रुकिए बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। फिर चावल से भरा कलश दरवाजे पर रखा और सिया की तरफ देखकर बोली, बहू, दाहिने पैर से इसे अंदर गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। ये सुनते ही सिया की आंखें हल्की भर आई। उसने एक पल के लिए सम्राट की तरफ देखा। सम्राट ने बहुत हल्के से सिर हिलाकर उसे हिम्मत दी। सिया ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी संभाली और धीरे से कलश को पैर से आगे बढ़ाया। चावल बिखर गए, जैसे उसके जीवन की सारी खालीपन अब खुशियों से भरने जा रही हो। फिर उसने रंगोली के पास रखी लाल रंग की थाल में पैर रखे और धीरे धीरे अंदर कदम रखने लगी। उसके पैरों के लाल निशान सफ़ेद मार्बल पर बनते जा रहे थे और सम्राट की आंखें बस उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी भी थी, सुकून भी और कहीं ना कहीं नीलिमा जी की कमी भी। अगर वो यहाँ होती तो शायद सबसे ज़्यादा खुश वही होती। समर उत्साहित होकर कभी घर देख रहा था, कभी सिया को। माँ, हमारा घर कितना बड़ा है ना? उसने खुशी से कहा। सिया हल्का सा मुस्कुरा दी। इतने सालों बाद शायद पहली बार उसके दिल को लगा कि अब वो अकेली नहीं है। अब उसके बच्चे के सिर पर पिता का हाथ है और उसके जीवन में भी कोई ऐसा है जो उसे हर दर्द से बचाकर रखना चाहता है। सम्राट धीरे से उसके पास आया। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। घर पसंद आया? सिया ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत हल्के से सिर हिला दिया। समर की आंखें अभी भी पूरे घर को देखकर चमक रही थी। वो एक बार सीढ़ियों को देखता, एक बार ऊपर झूमर को, फिर वापस सम्राट की तरफ मुड़ गया और पूरी मासूमियत से बोला, पापा, मेरा कमरा कौन सा है? उसके मुंह से दोबारा पापा सुनते ही सम्राट की आंखों में फिर वही नरमी उतर आई। उसने बिना कुछ बोले अपना एक हाथ सिया की तरफ बढ़ाया और दूसरे हाथ से समर का हाथ पकड़ लिया।
फिर दोनों को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए वो एक बड़े दरवाजे के सामने रुका। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर बोला, ये रहा मेरे लिटिल चैम्प का कमरा। दरवाज़ा खुलते ही समर कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह गया। पूरा कमरा किसी कहानी की दुनिया जैसा था। हल्के नीले और सफ़ेद रंग की दीवारें, एक कोने में छोटे छोटे टेंट, बड़े बड़े टेडी बियर, कॉट, सुपर हीरो के खिलौने, स्टडी टेबल और बीच में एक खूबसूरत बेड जिस पर कार्टून थीम की बेडशीट बिछी थी। दीवार पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, वेलकम होम लिटिल चैम्प। समर की आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। अगले ही पल वो भागता हुआ अंदर गया और एक बड़ा टेडी खुशी से पकड़कर उछल पड़ा। पापा, ये सब मेरा है, सम्राट ने मुस्कुराकर कहा। हाँ चैम्प, अगर मेरे बच्चे को पसंद आए तो सब उसका है। समर तुरंत दौड़ कर आया और सम्राट के गले लग गया। थैंक यू पापा। फिर वापस जाकर खिलौनों में खो गया। सिया दरवाजे पर खड़ी बस उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जो उसने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। इतने सालों में पहली बार उसने अपने बच्चे को बिना किसी कमी के खुश देखा था। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। तभी सम्राट धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और बोला, चलो तुम्हें भी कुछ दिखाता हूँ। वो कुछ कदम चला, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं, तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूँ। सिया की धड़कन एक पल को अटक गई। उसने हल्की नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। सम्राट ने बहुत सामान्य तरीके से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर समर की तरफ देखकर बोला, बेटा तुम अपना कमरा देखो, हम अभी आते हैं। समर बिना मुड़े बोला, कोई बात नहीं पापा, आप मम्मा के साथ जाओ, मैं यहाँ हूँ। उसकी मासूम आवाज़ सुनकर दोनों कुछ पल चुप हो गए। फिर सम्राट उसे लेकर आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद वो एक और दरवाजे के सामने रुका। दरवाज़ा खुला और सिया अंदर आते ही कुछ पल के लिए रुक गई। कमरा बहुत बड़ा था लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भड़कीला नहीं। हल्के रंग, बड़ी कांच की दीवार, बाहर मुंबई का रात का नज़ारा, एक तरफ बुक शेल्फ, दूसरी तरफ बैठने की जगह और बीच में एक बड़ा सा बेड। लेकिन बेड के पीछे सिया की नज़र जिस चीज़ पर आकर रुकी वो सामने दीवार पर लगी एक बहुत बड़ी फ्रेम थी जो बिल्कुल खाली थी। उसने धीरे से पूछा, ये खाली क्यों है? सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि इसमें हमारी शादी की तस्वीर लगेगी। सिया की नज़र फिर उस फ्रेम पर चली गई। कुछ पल बाद उसने बहुत धीमे से पूछा, अगर मैं कभी आपको ना मिलती तो? सम्राट बिना सोचे मुस्कुरा दिया। तो भी? उसने धीरे से कहा, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही रहती। सिया ने उसकी तरफ देखा। सम्राट आगे बोला, तुम पहली लड़की थी और आखिरी भी जिसके लिए मैंने खुद को संभाला, इंतज़ार किया। उसके बाद कोई मेरी ज़िंदगी में आता भी नहीं और ना दिल में जगह बनती। सिया की पलकें अपने आप झुक गई। सम्राट कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। उसकी छीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, तुम्हें मेरे सामने कभी नज़रें झुकाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर अगर सबसे ज़्यादा अधिकार किसी का है तो वो सिर्फ तुम्हारा है। तुम इस दिल पर राज करती हो और शायद तुम्हें पता भी नहीं। उसकी आवाज़ में कोई नाटक नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैंने इन सालों में तुम्हें जितना सोचा था, वो हल्का मुस्कुराया, तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छी निकली। इसलिए अब लगता है कि मेरा तुम्हें ढूंढना सफल हो गया। इतना कहकर वो कमरे के कोने में गया। वहाँ रखा एक छोटा सा फूलों का बुको उठाया, वापस उसके सामने आया और घुटनों के बल बैठ गया। सिया की सांस अटक गई। सम्राट ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू सिया, बहुत ज़्यादा। सिया तुरंत घबरा गई। वो नीचे बैठ गई और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा मत करिए, उसकी आवाज़ कांप गई। मैं आपके इतने प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, मैं आपको समझ नहीं पाई, मैंने आपको गलत समझा। मैंने 5 साल तक, उसकी आवाज़ टूट गई, आपको आपके बच्चे से दूर रखा। सम्राट ने तुरंत उसकी बात रोक दी। उसने बहुत धीरे से उसकी उंगलियों पर अपनी उंगली रखी और बोला, चुप। वो हल्का सा मुस्कुराया। इसमें ना तुम्हारी गलती थी ना मेरी। शायद हमारी किस्मत ही चाहती थी कि हम थोड़े देर और एक दूसरे से दूर रहें, वरना सोचो। उसने धीरे से कहा, तुम तो हमेशा वहीं थी जहाँ मैं सबसे ज़्यादा करीब था, लेकिन मैं अपनी उलझनों में उलझा रहा और तुम अपनी लड़ाई अकेले लड़ती रही।
उसकी आंखें हल्की नम हो गई। अब जो चला गया उसका दुख हम किसी को नहीं देंगे, नई यादें बनाएंगे, बहुत सारी। जो पीछे छूट गया उसे जीने की कोशिश करेंगे। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बहुत धीरे से बोली, लेकिन आपके बच्चे का बचपन। सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर थोड़ा करीब आया और चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, क्यों, हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे क्या? सिया की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसने शर्म से उसकी तरफ देखा भी नहीं और तुरंत जाकर उसके सीने में छुप गई। सम्राट हल्का हंस पड़ा, फिर बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में समेट लिया, बहुत धीरे, बहुत संभाल कर, जैसे उसे पकड़ नहीं रहा बल्कि उसे भरोसा दे रहा हो कि अब जो भी होगा साथ होगा। कमरे में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन उस खामोशी में 6 साल की दूरी धीरे धीरे पिघलने लगी। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। पूरे घर की रोशनी अब पहले से हल्की कर दी गई थी। लंबा सफ़र, नया शहर, नया घर, लेकिन इन सब के बीच 3 लोगों के दिलों में अलग अलग हलचल चल रही थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर विद्या आंटी ने बहुत प्यार से खाना लगाया था। समर पूरे उत्साह में था। कभी अपने नए घर की बातें करता, कभी स्कूल की, कभी मुंबई घूमने की। सम्राट उसके सामने बैठा हर बात ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में उसके लिए खाना खिला देता, पानी आगे कर देता। सिया चुपचाप दोनों को देख रही थी। उसे बार बार एहसास हो रहा था कि कितनी सहजता से सम्राट अपने रिश्ते को निभाता है। उसने कभी ये जताने की कोशिश नहीं की कि वो समर के जीवन में नया है। वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो हमेशा से उसके साथ था। खाना खत्म होने के बाद समर ने अचानक अपनी आंखें मलते हुए कहा, पापा, नींद आ रही है। सम्राट तुरंत मुस्कुराया, चलो फिर, आज मैं अपने लिटिल चैम को सुलाता हूँ। समर खुशी से अपनी बाहें उसकी तरफ फैला दी। सम्राट ने उसे गोद में उठा लिया। ऊपर जाते हुए समर आधी नींद में उसके कंधे पर सिर रखे हुए था। कमरे में जाकर सम्राट ने पहले उसके जूते उतारे, फिर उसे बेड पर बिठाया, कंबल ठीक किया। समर ने आधी बंद आंखों से उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, सम्राट झुक गया। समर बहुत धीरे से बोला, कल सुबह उठूंगा तो आप यहीं होंगे ना? सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसके माथे को चूम कर बोला, हाँ बेटा, अब जब भी उठोगे मैं यहीं मिलूंगा। समर मुस्कुराया और कुछ ही पलों में सो गया। सम्राट कुछ देर वहीं बैठा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर जो शांति थी, शायद वो 6 साल से इसी एक पल का इंतजार कर रहा था। फिर उसने धीरे से कमरे की लाइट डिम की और बाहर निकल गया। उधर सिया अपने कमरे में आ चुकी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। वो बेड के कोने में बैठी थी और उसकी उंगलियां एक दूसरे से उलझी हुई थी। उसकी सांसें सामान्य थी, फिर भी दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। उसे सम्राट से कोई डर नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने साल अकेले रहने के बाद एक ही कमरे में, एक ही रिश्ते में किसी के साथ होना, ये सब उसके लिए नया था। वो खुद को समझा रही थी कि अब सब ठीक है, लेकिन दिल को समझने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। वो सम्राट को मौका देना चाहती थी, अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, क्योंकि अब वो जानती थी कि सम्राट कैसा इंसान है, लेकिन झिझक वो अभी भी थी। तभी कमरे के बाहर बहुत हल्की आहट हुई। दरवाज़ा धीरे से खुला। सिया की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई। सम्राट अंदर आया। उसने दरवाज़ा धीरे से बंद किया। उसकी नज़र सबसे पहले सिया पर गई। वो बेड पर बैठी रही, हाथों की उंगलियां बार बार मोड़ रही थी। सम्राट कुछ पल उसे देखता रहा और बिना कुछ कहे समझ गया, क्योंकि सच तो ये था, उसके अपने दिल की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो धीरे से अलमारी तक गया, वहां से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, फिर बहुत सामान्य तरीके से आकर बेड के दूसरे किनारे पर बैठ गया। उसने सिया की तरफ देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, सिया। सिया ने उसकी तरफ देखा। सम्राट मुस्कुराया, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कुछ पल रुका। हम इस रिश्ते को वैसे ही आगे बढ़ाएंगे जैसा तुम चाहोगी, किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। उसकी आंखें बहुत शांत थी। अगर मैं इतने साल तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, तो मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ तुम्हें अपने साथ सहज होते देखने के लिए। सिया की आंखें धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। सम्राट आगे बोला, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा भरोसा, बाकी सब अपने समय पर होगा।
इसलिए खुद पर कोई दबाव मत डालो। फिर उसने मुस्कुराकर एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। और ये तुम्हारे लिए। सिया ने हल्का आश्चर्य से देखा। इसकी क्या ज़रूरत थी? सम्राट हल्का सा हंस दिया। ज़रूरत क्यों नहीं थी? उसने बहुत धीरे से कहा। पहली बार मेरी पत्नी मेरे घर आई, मेरे घर की लक्ष्मी आई है। सिया ने धीरे से बॉक्स खोला और देखते ही उसकी सांस थम गई। अंदर एक बहुत खूबसूरत सा पेंडेंट था, एक पतली चैन और उसके बीच छोटा सा दिल बना था जिसमें 3 छोटी तस्वीरें थी। एक तरफ समर, दूसरी तरफ सम्राट और बीच में सिया। नीचे बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, माई फैमिली। सिया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में धीरे धीरे नमी उतर आई। उसने ऊपर देखा। सम्राट उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। सिया बहुत धीरे से बोली, जब इतने प्यार से लाए हैं। फिर हल्की झिझक के साथ चैन उसकी तरफ बढ़ा दी। तो पहना भी दीजिए। यह सुनते ही सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रह गया। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिया खुद ये कहेगी। सिया धीरे से उसकी तरफ पीट करके बैठ गई। उसके बाल एक तरफ हो गए। सम्राट ने बहुत संभल कर चैन उठाई, उसके गले में पहनाई और लॉक बंद करते हुए उसकी उंगलियां हल्का सा उसकी गर्दन से छू गई। दोनों की सांसें कुछ पल को रुक सी गई। सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर जाने कब बिना सोचे उसने बहुत हल्के से उसके गलों को चूम लिया। सिया का पूरा शरीर जैसे एक पल को ठहर गया। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद वो मुड़ी। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन डर नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आगे बढ़कर अपना सिर उसके सीने से लगा दिया। सम्राट एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, फिर उसकी आंखें बंद हो गई। उसने बहुत धीरे, बहुत संभाल कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक लंबा सा आलिंगन जिसमें वादा था, भरोसा था और एक नई शुरुआत थी। कल सर दर्द बहुत ज़्यादा था, इस वजह से पार्ट नहीं आ पाया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।